अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। कराची में गिरफ्तारी और रिहाई के बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले होटल का दरवाजा पुलिस नहीं तोड़ सकती थी। रात की तारीकी में उनके दरवाजे को पढ़ने वाले ठुड्डे वही थे जो आइन को पढ़ते आ रहे हैं। लीगी रहनुमा के मुताबिक मज़ार कायद पर मुराकबे की कैफियत तारी हो गई थी। हर साल 18 अक्टूबर को मज़ार कायद जाकर मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगाने का ऐलान भी कर दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मिज़ार कायद पर नारेबाजी का जवाब पेश कर दिया। कहा उन पर मराकबे की कैफियत तारी हो गई थी। अब वो हर साल 18 अक्टूबर को मिज़ार कायद पर जाकर मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहेंगे। उन्होंने कहा कि रात की तारीकी में उनके दरवाजे को पढ़ने वाले ठुड्डे वो थे जो आइन को पढ़ते आ रहे हैं। वो FIR से डरने वाले नहीं। और रात की तारीकी में शब खून मारा। मैं इस बात पे नहीं घबराया कि मेरा दरवाजा तोड़ा। वो दरवाजा पुलिस नहीं तोड़ सकती थी। वो ठुड्डे वो थे जो आइन को ठुड्डे पढ़ते आ रहे हैं। वो ठुड्डे थे जो हमारी आज़ादी सल्ब कर रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत के दौरान लीगी रहनुमाओं के वकील ने दलाइल दिए कि बलवे के वक्त राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर वहाँ मौजूद नहीं थे। मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। हमने आज सरेंडर किया कोर्ट के सामने कि कैप्टन सफदर और राना सनाउल्लाह कोऑपरेट करते हुए इन्वेस्टिगेशन के साथ अगर ये हमारा फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना चाहते हैं तो हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत कैमरास लगे हुए हैं और फुटेज जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी है। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 23 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कैप्टन सफदर को तो जमानत पर रिहाई मिल गई, मगर IG सिंध को रिहाई कौन दिलाएगा? उसके साथ कौन इंसाफ करेगा? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले जिस अदालत में अरशद मलिक जज रहा हो वहाँ फैसला वही आना है जो लिख कर दिया गया हो। ये अदालत जहाँ अरशद मलिक जज था, यहाँ इंसाफ की हम क्या उम्मीद रखेंगे? तो रद्दी के कागज़ भी जमा करा दें, पुराने अखबार भी जमा करा दें, फैसला वही आएगा जो अरशद मलिक को लिख के दिया जाएगा। जहाँ पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आप कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन IG पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। केस है क्या, ये किसी को इल्म नहीं है। सिक्योरिटी इदारों को सियासत में झोंक दिया गया है। यही वजह है कि दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, फिर शहादतें बढ़ती जा रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान आज नेशनल विक्टिमाइजेशन प्लान बन चुका है। वो इदारे जिनका काम दहशत गर्दी को शिकस्त देना था, उन्हें सियासी एजेंडों में झोंक दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो दहशत गर्दों की सरकोबी करता था। हमारे सिक्योरिटी इदारों को ये टास्क दिया गया था कि आपने किसी की सियासी जासूसी नहीं करनी, आपने सियासी जोड़ तोड़ नहीं करना। आपके ज़िम्मे सिर्फ एक काम है कि आपने इस धरती से दहशत गर्दों को चुन चुन के कला कुमा करना है। और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने उन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए कितनी कामयाबी अता की। आज नेशनल एक्शन प्लान को एक तरफ रख के नेशनल विक्टिमाइजेशन प्लान बना दिया गया है। कौमी इंतकामी प्रोग्राम के ऊपर तमाम इदारे लग गए हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ की जिस्मानी रिमांड की नायब इस्तदा मुस्तरद कर दी है। शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ को कोर्ट लखपत जेल भेजा जाएगा। इस पर मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन बताइएगा तफसीलन। जी, जो शहबाज शरीफ हैं उनकी आज एहतसाब अदालत में तीसरी पेशी थी और नैब की जानिब से मजीद 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके वकील ने इसकी मुखालफत की। और शहबाज शरीफ ने बताया कि पिछले एक हफ्ते के जिस्मानी रिमांड के दौरान
उनसे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते की पूछताछ, 15 मिनट की सिर्फ पूछताछ की गई थी और इस दौरान जो है उनसे मजीद कोई तफ्तीश नहीं हुई और वही सवालनामा दोबारा दे दिया गया जिसको जवाब पहले ही दे चुके हैं। नैब के वकील ने बताया कि सवालनामा नया है और जब तक इनके जवाब नहीं आते, क्योंकि नैब के मुताबिक मुलजिम जो हैं वो भी ताउन नहीं कर रहे, तो जब तक जवाब नहीं आते उनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। नैब ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने और उसके बाद नैब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और उनको जो है कोर्ट लखपत जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद। इसी पर मजीद भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज कहते हैं जमानत की दरख्वास्त शहबाज शरीफ की हिदायत और मशवरे के बाद ही फाइनल की जाएगी। इस केस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, रेफरेंस फाइल हो चुका है। आप सबके इल्म में है कि उस रेफरेंस की जो नकूल हैं वो भी तकसीम हो चुकी है। तो नॉर्मली ट्रायल कमेंस होने के बाद जो फिजिकल रिमांड का कॉन्सेप्ट है वो कानून नहीं मानता। इन एनी केस अदालत ने जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तसल्ली के लिए जो है वो उनको काफ़ी से ज़्यादा वक्त दिया है, लेकिन वो आज तक कोई ऐसी चीज़ कोर्ट के सामने नहीं ला सके जिससे मज़ीद रिमांड में तोसी की गुंजाइश निकलती है। बेल के लिए बाकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कब तक फाइल करेंगे? मैं सब अभी जुडिशल हुए हैं, मैं सबसे मुलाकात करेंगे, उनसे इंस्ट्रक्शंस के बाद आपसे शेयर करेंगे कि कब तक करनी है और कैसे करनी है। और अब आपको खबर दें, पीटीएम के 25 अक्टूबर के कोयटा जलसे में बिलावल भुट्टो शिरकत नहीं करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी या परवेज अशरफ पीपी की नुमाइंदगी करेंगे। तफसील जाने के समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या वजूहत सामने आ रही हैं बिलावल भुट्टो की शिरकत ना करने की? देखिए, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कराची में शो लगाया गया उसके बाद बिलावल भुट्टो की जानिब से ये शेड्यूल तय किया गया है कि कल सुबह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, जहाँ पर इलेक्शन की मुहिम में वो मसरूफ होंगे और पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि इनमें से जो है वो शिरकत करेंगे। ताहम पीपल्स पार्टी पीडीएम के जलसे में शिरकत से कबल जो है वो नामों का ऐलान कर देगी और 25 अक्टूबर को चूंकि कोयटा में जलसा हो रहा है इसलिए अभी ये फैसला किया जा रहा है कि अगर बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान कल चले जाएंगे तो उनकी नुमाइंदगी जो है पार्टी के जो मरकजी क़यादत है उनमें से कोई एक करेगा। ठीक है, बिलावल इंतखाबी मुहिम के लिए कल गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान। घर बनाना हुआ आसान, ये जानिए इसी बुलेटिन। संभल जाओ, अब भी वक्त है। कोरोना फिर सर उठा रहा है। वफाकी वजीर असद उमर ने अवाम को खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना से रोजाना 12 अफराद जान गंवा बैठे, जो पिछले हफ्तों के मुकाबले में 140% ज्यादा है। हम गलतियां कर रहे हैं, SOPs को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर अपना रवैया ना बदला, जिंदगियां और कारोबार दोनों गंवा बैठेंगे। सर्दियों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा कोरोना की तेज़ी से फैलाव का बाइस बन सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खतरे से आगाह कर दिया। कोरोना का जिस तरह हमने मुकाबला किया और जिस तरह पॉलिसीज बनाई, आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान से सीखो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्क में है जिन्होंने सबसे बेहतरीन फैसले किए, अपने लोगों को माशी तबाही से भी बचा लिया बनस्बत हिंदुस्तान और अपने लोगों को जाने भी बचा लिए कोरोना से। मुझे डर ही है इन 2 महीने में, अक्टूबर का और नवंबर का महीना, वो शहर जिधर पोल्यूशन ज्यादा, मसलन फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, पेशावर है, गुजरांवाला है, ये कोरोना फिर से ना सेकंड स्पाइक ना आ जाए। थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हमें खौफ है कि ज्यादा तेजी से ना बढ़े, जिसको मॉनिटर कर रहे हैं। कराची कैसा होता था? कराची आप जाओ, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, समुंदर में सारा हम सीवरेज फेंक रहे हैं कराची का। रिफॉरेस्टेशन की जरूरत है पाकिस्तान में, हमने तबाह कर दी अपने जंगल। इसलिए एक तो हमारा 10 अरब दरख्त की जो एम्बिशियस जो हमारा टारगेट है, एक तो वो है, दूसरा अपने शहरों को साफ करना। अब तो दुनिया में जो वेस्ट है वो उससे तो बड़ा पैसा बनता है, उससे हम बिजली बना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी अब हम लगे हुए हैं। कराची में गंदे पानी की निकासी एक मसला बन चुका है। न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स का बुरा हाल है। गली मोहल्लों में कई माह से सीवरेज का पानी जमा है। अहवाल बता रहे हैं खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 5E न्यू कराची में। और अगर हम बात करते हैं गंदगी की तो इस वक्त ज़िला बस्ती में न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टरों में इस बात की दौड़ लगी हुई है कि गंदगी में कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा है। 5E की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अफवा स्कूल और ये मोमिन मस्जिद के अतराफ़ गंदा पानी गुज़िश्ता कई माह से मौजूद है। ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को गुजरने में सख्त तरीन दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुतादिद बार दरख्वास्तें देने के बावजूद इस इलाके की किस्मत अब तक नहीं बदल सकी है। कमोबेश यही हाल न्यू कराची काला स्कूल का है, जहाँ पर मस्जिद, इमाम बारगाह, खेल के मैदान सब के सब
गंदगी और इसी गंदे पानी की वजह से शहरियों के लिए अजियत का सबब बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं ज़िला बस्ती के दीगर इलाकों की, तो उसमें भी कमोबेश यही सूरत हाल है कि गंदगी और कचरा अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त 5D, 5E, 5L, 5M वो इलाके हैं जहाँ पर गंदे पानी की मौजूदगी ने आवाम की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं नैब कोर्ट के बाहर। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। करप्शन साबित नहीं कर सके एक मंसूबे में, और जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। और आज हकीकत ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ खुद शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरीज बंद कर रहा है। कौन जवाब देगा कि 133 दिन शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार रखा? कौन जवाब देगा इस मीडिया ट्रायल का? आज अवाम ये नहीं पूछ रही, आज अवाम पूछ रही है कि आटा चीनी चोरी किसने किया। आज अवाम पूछ रही है कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जवाब क्यों नहीं आता। आज फिर एडजॉइनमेंट मांगी है इलेक्शन कमीशन से। अवाम पूछ रही है कि बिजली चीनी चोरी क्यों हुई, गैस चोरी क्यों हुई, आज बेरोजगारी क्यों हुई, आज हमारे घरों में आटा चीनी रोटी क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला नहीं है। वो इसलिए है कि नैब न्याजी गठजोड़ इस तरह करके धमकियां किसको देते हो? उनको देते हो जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए। कौन सी VIP क्लास? जमीन पर रोटी देते हो, नमाज के लिए कुर्सी नहीं देते हो। तुम्हारी फाशिज्म, तुम्हारी फाशिस्ट सोच का ये सबूत है। और धमकियां किसको देते हो? जो अपनी बेटियों के साथ जेलों में रहते हैं। धमकियां उनको देते हो जिनके कमरों में धावा बोल के चार दीवारी और चादर का को पामाल करते हो, तकद्दुस को, उनको धमकियां देते हो। ये धमकियां और अपने किराए के तर्जुमानों की जबान को लगाम दो, क्योंकि आज कमरा अदालत में ये साबित हुआ कि ये गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की इमरान खान के हुक्म के ऊपर हुई, क्योंकि पूरे 21 दिन कोई सवालनामा नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, और आज जज साहब ने उनको जुडिशल कर दिया। आपने तमाशा बनाया हुआ है 2.5 साल से इस मुल्क के अंदर। लोगों को कहते हैं कि आपके इश्तिहारात लगेंगे, आपके ढोल बजेंगे। अपना जो ढोल बज रहा है तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और अब आपको ये बताएं कि हुकूमत और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान 6 निकाती माहिदे पर इत्तेफाक हो गया। एहतजाजी खवातीन ने डी चौक पर 6 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं कि मसाइल हल करने के लिए कमेटियां कायम कर दी, तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। इस्लामाबाद से आदिल तनौली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आई लेडीज हेल्थ वर्कर का धरना 6 रोज बाद खत्म। रात गए हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात की मंजूरी के लिए 6 नुकाती मुआहिदा तय पा गया। हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह तमाम सूबों में एक जैसी करने के लिए सिफारिशात मुश्तरका मफादात कौंसिल भेजी जाएंगी। पेंशन और ग्रेजुएटी का मामला वज़ीर आला पंजाब देखेंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत तमाम IGs को खत लिखेगी। 3 माह में सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर करने की यकीन दहानी। हमारी ये ख्वाहिश है कि आपकी जो डिमांड है सैलरी इंक्रीज की, हम आपको उससे भी ज्यादा देंगे। सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स रुखसाना अनवर का कहना था कि असल खुशी तब होगी जब मुतालबात पूरे होंगे। 6 दिन लगा दिए सोचने में हुकूमत ने, बहुत ज़्यादा दिन लगाए, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। तो उम्मीद है कि 3 माह में इंशाल्लाह ताला काम कंप्लीट हो जाएगा और हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने मुल्क को सर्व कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी के बाद खवातीन रात गए डी चौक से अपने आबाई इलाकों को रवाना हो गयी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ आदिल तनौली, समा इस्लामाबाद। और आपको बताएं कोयटा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स पर मुबैना तशद्दुद और सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी गई हैं, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मुजीबुल्लाह से। जी मुजीब। जी बिल्कुल ऐसा है कि कोयटा के जो सरकारी अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कोयटा सिविल अस्पताल में। यहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ एक मुबैना तौर पर न्यूरो सर्जरी वार्ड में जो है वो डॉक्टर पर तशद्दुद हुआ था, उसके बाद जो है वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डॉक्टर्स पर मुबैना तशद्दुद और अस्पताल में जो अद्वियात और दीगर सहूलियात के फुकदान के बाद जो है वो आज से OPD बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। OPD को ताले लगा दिए गए हैं, जबकि जो मरीज़ है वो अपने मसीहा के मुंतज़िर
नाजिर अस्पताल में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि अस्पताल में फुकदान के बायस जो मरीज़ हैं वो बराह रास्त डॉक्टर से दस्त गिरबा हो रहे हैं, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि जब तक हुकूमत उनके तमाम तर मुतालबात तस्लीम नहीं करती, यानी कि उनको सिक्योरिटी की फरामी समेत अस्पताल में अद्वियात की फरामी और इक्विपमेंट्स की फरामी समेत दीगर सहूलियात को फुलफिल नहीं करती, उस वक्त तक OPD को ताले लगा दिए जाएंगे और OPD बंद रहेगी। महंगाई कंट्रोल करने का मिशन, वजीर आजम की जेर सदारत इजलास, टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिल गया। पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला। शुरुआत में इस्लामाबाद की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। वजीर आजम ने कह दिया मसले की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इस पर काबू पा लिया तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचा रखा है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट लिखा, ये लोग कौमी मुजरिम हैं, इन्होंने कौमी ख़जाने पर डाका डाला है। जान लें इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, उनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। टेस्ट ड्राइव के 2.5 साल बाद लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलने को तैयार। शहरी बिजली से चलने वाली मुकम्मल ऑटोमेटिक ट्रेन पर 25 अक्टूबर से सफर कर सकेंगे। यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर, 200 मुसाफिरों के बैठने और 800 के खड़े होने की गुंजाइश होगी। और बॉक्सर आमिर खान भी सियासत में आने के ख्वाहिशमंद। ट्वीट पर फॉलोवर से राय मांग ली, लिखा दर हकीकत वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, कई शोबों में काम करके पाकिस्तान को एक अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं। फिलिपाइनी बॉक्सर भी सियासत में आकर मुल्क के लिए बड़े काम कर रहे हैं। कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे का मुद्दई अपनी जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। इश्तिहारी मुलजिम वकास ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। बात करेंगे इरफान हक से। जी इरफान, आगाह कीजिए। देखिए, दरख्वास्त में ये कहा गया है कि मुलजिम को इस बात का इल्म नहीं था कि उन्हें अदालत से बार बार समन जारी हुए हैं, नोटिस जारी हुए हैं और वो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है। ताहम जब उनके इल्म में ये बात आई है तो वो खुद को अदालत में पेश होकर मुकदमे का सामना करना चाहते हैं। गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है और इम्कान है कि अब से कुछ देर में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया इरफान हक आपका। बाहर शर्मिंदगी, नदामत और माजरतें और अदालत के अंदर कैप्टन सफदर की जमानत की मुखालफत। फ्रेंडली फायरिंग नहीं, कानूनी मामले पर डबल गेम खेला गया। सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने जमानत की भरपूर मुखालफत की। वकला ने कहा मुलजिम के खिलाफ संगीन इल्जामात हैं, जमानत नहीं दी जाए। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और पीपल्स पार्टी का डबल गेम। अदालत के बाहर मरियम नवाज से शर्मिंदगी, निदामत और माजरतें। सिंध हुकूमत नहायत ही दुखी अदालत के बाहर रोना धोना मचाने वाली सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर कैप्टन सफदर की जमानत की भरपूर मुखालफत की। वकला ने कहा कि जज साहब मुलजिम के खिलाफ इल्जामात संगीन हैं, इसे जमानत न दी जाए। इस सब के बावजूद राजा परवेज अशरफ ने मरियम नवाज के साथ बैठकर कहा कि बीबी हम शर्मिंदा हैं। बिलावल और जरदारी को वाक़े का शदीद दुख है। आसिफ अली जरदारी साहब को दुख है। मरियम नवाज साहब हमारी मेहमान थी, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। तो चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन का चीफ मिनिस्टर को हुक्म दे दिया है। पीपल्स पार्टी का दोगला रवैया देखकर नून लीग को शायद ये शेर याद आ रहा होगा, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मज़ार क़ायद की बेहुरमती की सजा 3 साल कैद। जी हाँ, बानियान पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह की हिफाजत के लिए बाकायदा कानून मौजूद है। मज़ार क़ायद इंतजामिया के रेजिडेंट इंजीनियर और सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ ने समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नसीर से खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सियासी इजलास, नारेबाजी या किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी सख्ती से मना है।
अच्छा सर, मज़ार कायद के तकद्दुस को जो पूरा करने के लिए कौन कौन से कानूनी तकाज़े होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है? 10 क्लासेज हैं, जिसमें एक तो इसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर किया गया है। फिर इसमें कि कोई बंदा यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगा मज़ार पे, और ना ही कोई मीटिंग कन्वीन करेगा, ना कोई प्रोसेशन करेगा यहाँ पे, ना को पॉलिटिकल स्लोगन्स जो है ना उनकी चैंटिंग करेगा। ऐसे जैसे कल हुआ, जैसे इस तरह से कभी नारे लगे हैं इस तरह से अंदर कब्र के पास? नहीं, इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है ना वो नहीं हुआ पहले कि इस तरह मतलब लोगों ने नारे लगाए हों या इस तरह की चीज़ें हों। अदब से लोग आते हैं, जैसे आपने देखा है शहरी जो है, और कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है वो नहीं करते। जो आपका एक्ट है उसके मुताबिक क्या पनिशमेंट हो सकती है? क्लास 10(1) और 10(2) में जो है ना इसकी पनिशमेंट लिखी हुई है ना कि इसको 3 साल सज़ा और फ़ाइन या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं ना। FIR जो दर्ज हुई है वो कानून के मुताबिक दर्ज हुई है? जी जी बिल्कुल, उसमें जो वायलेशन है क्लॉज 6, 7 और 8 की, वो उसमें मेंशन की गई है। पाकिस्तानी अवाम अब आसान इक़सात की अदायगी के बाद अपने घर के मालिक बन सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नई हाउसिंग फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करा दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ने समा के प्रोग्राम नया दिन में आसान तरीका बता दिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा, मकानात की तामीर और ख़रीदारी के लिए मार्कअप सब्सिडी की सहूलत दी जाएगी। जिनका नहीं था अपना मकान, अब वो भी बनेंगे मालिक मकान। बेघर अफराद के लिए हुकूमत की बेहतरीन ऑफर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक समर हुसैन ने प्रोग्राम नए दिन में कम आमदनी वालों को खुशखबरी सुना दी। जो आदमी किराए के घर के अंदर रह रहा होता है, जिसका अपना घर नहीं होता, तो जो उसकी एक नॉर्मल डिस्पोजेबल इनकम होती है वो उसका 1/3 किराए के अंदर दे रहा होता है। वो पैसा वो किराए के लिए दे रहा है, अगर उतनी ही इंस्टॉलमेंट बन जाए और उसका घर भी उसका अपना हो जाए और उस घर के अंदर रहना शुरू कर दे, तो वो जो किराए की सूरत में दे रहा है वही पैसा इंस्टॉलमेंट की सूरत में देना शुरू कर देगा और घर भी उसका अपना हो जाएगा। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार जबरदस्त स्कीम के तहत मॉर्गेज का मरहला आसान कर दिया गया। कुछ लोग हाउसिंग बना रहे हैं, उसकी प्राइस 24 लाख रुपए भी है। 700 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम है, 1 लिविंग रूम है। 3 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, प्राइम मिनिस्टर अपने पैकेज से देंगे, 3 लाख रुपए उसने देने और 18 लाख रुपए की फाइनेंसिंग होगी फ्रॉम स्टेट बैंक, डिफरेंट कमर्शियल बैंक से, जो 5% पे होगी। चेयरमैन आबाद ने मजीद कहा, कम आमदनी वालों के लिए शहर के तरक्की पजीर इलाकों में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं। स्कीम से सिर्फ वही फायदा उठा सकते हैं जो अब तक सिर्फ अपना मकान बनाने के ख्वाब देख रहे थे। साइकीन का इंतजार खत्म, कैसे जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर इत्तलात सिंध की कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर भी सिंध कार्ड खेलने की कोशिश। ट्वीट किया कि क्रिकेट टीम का इंतखाब हुआ लेकिन सिंध का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। समा ने तवज्जो दिलाई, हैदराबाद के मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल हैं तो नासिर हुसैन शाह ने समा से मदद मांग ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गिरफ्तार और फिर रिहा हो गए। IG सिंध के अगवा की खबरें भी चलती रहीं, मगर वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कौमी टीम की सिलेक्शन पर परेशान। रात गए अपने ट्वीट में कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर तासुब का इल्जाम आयद कर दिया। कहा, अफसोस की बात है क्रिकेट टीम में सिंध का कोई खिलाड़ी शामिल ही नहीं किया गया। वजीर इत्तलात को ये इत्तला नहीं कि स्क्वाड में शामिल मोहम्मद हसनैन का ताल्लुक हैदराबाद से है। समा ने जब मोहम्मद हसनैन के शामिल होने का बताया तो नासिर हुसैन शाह ने एक और ट्वीट दाग दिया। कहा, डियर समा, PCB से पूछें कि क्या 22 खिलाड़ियों में सिर्फ एक ही खिलाड़ी जगह बनाने का अहल है। वजीर इत्तलात सिंध को शायद ये भी इल्म नहीं कि जो जितना अच्छा खेलता है उसी को टीम में शामिल किया जाता है। सिंध के शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले कई खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। पहले तो कोरोना लॉकडाउन ने मारा, अब जब हालात कुछ बेहतर हुए तो भी रोजी रोटी का कोई वसीला नहीं बन पा रहा। ढोल वालों की जिंदगी कैसे कट रही है, बता रहे हैं रावलपिंडी से उमर आसिफ अपनी रिपोर्ट में। ढोल की थाप समा बांध रही है रावलपिंडी के मरीड चौक पर। सड़क किनारे मौजूद इन ढोलियों को है काम का इंतजार। कहते हैं दिन तो ढोल शहनाई के साथ गाहकों की रात तकते ही गुजर जाता है। ढोलियों के मुताबिक कोरोना के 22 इन्हें 6 माह तक तो दाल रोटी के भी लाले पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा किया हमने, इधर बांस बेच कर गुजारा किया है
तो हम दिहाड़ियाँ वगैरह भी कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं हमें मिला। शादी हॉल्स खुलने के बाद अभी तक काम तो ठंडा है, लेकिन आस नहीं टूटी। फिलहाल तो नहीं मिल रहे, अब हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह खुल गए हैं तो हमें भी अल्लाह ताला पे उम्मीद है हमारा काम भी चलेगा। दूसरों की खुशियां दुबाला करने वाले अपने दिल में कई परेशानियां छुपाए हुए हैं। कोरोना ने तो ढोल वालों का बैंड बजा कर रख दिया, लेकिन वो ठंडे मौसम में काम गर्म करने के लिए पुरुमीद है। कैमरामैन नौबंसन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।